हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के द विजन पॉइंट के एक और शानदार वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस शानदार वीडियो में आपको हम बताएंगे सामान्य हिंदी का 302 बीबीडी कोड का फुल सॉल्यूशन। और प्यारे बच्चों, कई दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हिंदी का भी फुल सॉल्यूशन करा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ठीक एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका जो सामान्य हिंदी का पेपर है, ठीक, उसका जो पूर्णांक होता है प्यारे बच्चों, वो कितना का होता है? 100 अंक का। ठीक, तो देखिए इसके लिए जो आपको समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक, तो देखिए जो आपका खंड का होता है, ठीक, तो देखिए जो खंड का होता है उसमें प्यारे बच्चों आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए होते हैं। ठीक, तो देखिए जो पहला प्रश्न आपका दिया है वो दिया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, तो किस वर्ष किया? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है सन 1903 इसमें, देखिए 1903 में, और दूसरा है सन 1905 में, और तीसरा है सन 1907 में, और चौथा ऑप्शन है सन 1910 में। ठीक, तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो सरस्वती पत्रिका यानी पत्रिका का जो संपादन किया वो सन आपका पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो ख नंबर दिया है कि कल्प वृक्ष के लेखक, यानी कल्प वृक्ष के लेखक को कौन है? तो कौन है? देखिए पहला है दिया है कि वसुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा ऑप्शन दिया है प्रेमचंद, और चौथा ऑप्शन दिया है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए जो कल्प वृक्ष के लेखक हैं वो कौन है? हो जाएंगे वसुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो गोदान है प्यारे बच्चों वो क्या है? उपन्यास है। ठीक, तो आप क्या कर दीजिएगा? उपन्यास। ठीक, उसके बाद देखिए घ नंबर दिया है कि विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया है कि ललित निबंधकार, दूसरा है विचार प्रधान निबंधकार, और तीसरा है ऐतिहासिक निबंधकार। ठीक, और चौथा दिया है मनोवैज्ञानिक निबंधकार। ठीक, तो देखिए जो विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं वो किसके हैं? ललित निबंधकार की। ठीक, तो यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपको प्रश्न दिया है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में जो प्रधानता है किसकी है प्यारे बच्चों? ऐतिहासिकता की। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर दिया है कि पृथ्वी राज राशु पुस्तक के रचनाकार, ठीक, कौन है? तो पहला है चंद्रवरदाई, दूसरा है जगनिक, और तीसरा है विद्यापति, और चौथा दिया प्यारे बच्चों अमीर खुसरो। ठीक, तो देखिए इसमें जो पृथ्वीराज राशु पुस्तक के जो रचनाकार हैं कौन हैं? वो हैं चंद्रवरदाई। ठीक, तीन की आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ख नंबर आपका इसी में दिया है कि कबीरदास किस भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। ठीक, तो देखिए पहला है ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की, दूसरा है प्रेमाश्रयी काव्यधारा की, और तीसरा राम भक्ति काव्यधारा, और चौथा है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। ठीक, तो इसमें देखिए जो कबीरदास हैं वो क्या है प्यारे बच्चों? ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की क्या है? ठीक, कवि हैं। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। देखिए ग नंबर आपका दिया है कि कामायनी रचना है। ठीक, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा छायावाद काल की, यानी कि जो कामायनी है वह छायावाद की क्या है? रचना है। ठीक, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है, ठीक, किसकी है? तो मुक्तिबोध दिया है, ठीक, की, दूसरा अज्ञेय जी की, तीसरा है केदारनाथ अग्रवाल की, और चौथा है नागार्जुन की। ठीक, तो देखिए इसमें जो चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है किसकी है? तो इसमें क्या हो जाएगा? मुक्ति बोध की, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? ठीक, तो देखिए हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये आपके रीत काल को क्या कहा जाता है? श्रृंगार काल कहा जाता है। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपका दिया गया कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपका एक गद्यांश दिया होता है, ठीक,
और आपको देखिए इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है प्यारे बच्चों। उसके बाद इससे रिलेटेड जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उनका आपको उत्तर लिखना होता है। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न दिया है कि पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों जब आप इसको पढ़ेंगे कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक, तो देखिए आपको मालूम चल गया होगा प्यारे बच्चों किस पाठ से लिया गया है। ठीक, तो देखिए जो पाठ का शीर्षक है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, वो क्या हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक के नाम लिखे तो इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक, तो ये क्या कीजिएगा, आपके पहले प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है। ठीक, तो देखिए आप प्यारे बच्चों जब इसको पढ़ेंगे गद्यांश को तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां क्या है, भरी पड़ी हैं। ठीक, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करना है, लिख देना है। ठीक, उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपका दिया है कि धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो देखिए जब आप पढ़िएगा यहाँ से कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक, तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करना है, यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक, तो आपके तीसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। चौथा प्रश्न आपका दिया है कि किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। ठीक, तो देखिए किसने पृथ्वी की देह को सजाया है, तो जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कि अगणित प्रकार की मिट्टियों ने पृथ्वी की देह को क्या किया है, सजाया है। ठीक, तो यहाँ से लेकर के प्यारे बच्चों यहाँ तक आप क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो देखिए जो रेखांकित पंक्ति है उसकी क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। तो देखिए लिखा क्या है कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। ठीक, तो देखिए कहने का मतलब है कि डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि देखिए पृथ्वी से उत्पन्न हुए ऐसे खराब पत्थर, ठीक, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्या लगते हैं, बेकार लगते हैं या बेढंगे लगते हैं। ठीक, लेकिन जब उन्हें कुशल शिल्पियों यानी कि कुशल शिल्पी द्वारा क्या किया जाता है, संवारा जाता है। ठीक, तो वो अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो यानी कि जो पत्थर हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, सुंदर लगने लगते हैं। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या लिख देना है, यही चीज़। ठीक, उसके बाद देखिए इसी में प्यारे बच्चों आर करके आपका दिया है एक गद्यांश और दिया है। देखिए ये दिया है कि भाषा की इकाई, देखिए भाषा की साधारण इकाई शब्द है। ठीक, और शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। ठीक, यदि भाषा में देखिए विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। ठीक, तो देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो ये किस पाठ से लिया गया है, तो देखिए आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ यानी कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये भाषा और आधुनिकता किस पाठ से लिया गया है, भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। तो लेखक के नाम और इसके जो लेखक हैं कौन है प्यारे बच्चों, प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी। ठीक, उसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें क्या दिया कि विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लेने पर उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम में प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में उन्हें कदापि ग्रहणीय नहीं है। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि देखिए जो विदेशी यानी विदेशी भाषा है हमें क्या करना चाहिए कि काम चलाऊ माध्यम यानी कि काम चलाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, अपना लेना चाहिए, लेकिन उन्हें कभी भी साहित्यिक दायरे में नहीं रखना चाहिए। ठीक, तो ये पहली चीज़ का क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की ही क्या हो जाएगी, व्याख्या। उसके बाद देखिए शब्द क्या है। ठीक, शब्द क्या है और भाषा के लिए उसका क्या महत्व है। ठीक, तो देखिए शब्द क्या है, तो आपको यहाँ पर बच्चों मिल जाएगा कि शब्द की साधारण इकाई क्या है, शब्द है, यानी भाषा की साधारण इकाई ही क्या है, शब्द है। और भाषा के लिए इसका क्या महत्व है, तो आपको लिखना है कि शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही क्या है, दुरूह है। ठीक, तो ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। उसके बाद देखिए नवीन। ठीक, नवीन तथा अनायास शब्दों के विलोम शब्द लिखें। ठीक, तो देखिए नवीन का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है पर बच्चों, ये होता है प्राचीन। ठीक, और अनायास का क्या होता है, सायास होता है। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा है कि दुरूह तथा
अविकृत शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक, तो देखिए जो ध्रुव का अर्थ होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, कठिन होता है, और अविकृत का जो शब्द होता है क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या रहा, गद्यांश। उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए चौथा आपका आ जाता है पद्यांश। ठीक, तो दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों आपका पद से होता है, और इसके लिए जानते हैं कि आपका 10 अंक मिलते हैं। ठीक, तो देखिए एक पद्यांश दिया प्यारे बच्चों की नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए जब आप इस पद्यांश को पढ़ेंगे तो ये किस पाठ से लिया गया है, तो देखिए पहला जो आपसे प्रश्न पूछा है कि पाठ के शीर्षक, ठीक, और कवि के नाम लिखिए। ठीक, तो जो पाठ का शीर्षक हो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो पाठ से लिया गया, किस पाठ से लिया गया है, श्रद्धा मनुष्य। ठीक, और इसके जो कवि हैं कौन हैं, तो इसके जो कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, उसके बाद देखिए कविता में किसके रूप का वर्णन है, कविता में किसके रूप का वर्णन है, तो आपको लिखना है कि कविता में श्रद्धा के रूप का क्या है, वर्णन है, यानी कविता में श्रद्धा के रूप का क्या है, वर्णन। ठीक, उसके बाद देखिए तीसरा है कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो देखिए बिजली का जो फूल है उससे क्या तात्पर्य है, तो प्यारे बच्चों जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें देखिए लिखा है कि श्रद्धा के जो अंग हैं, ठीक, यानी कि श्रद्धा के जो क्या हैं अंग जो सुशोभित हो रहे हैं वह नीली नीली वस्त्रों में। ठीक, तो यही चीज आप क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, यानी कहने का मतलब है कि नीली नीली कपड़ों के बीच में जो श्रद्धा का अधखुला अंग देख करके, ठीक, श्रद्धा का अधखुला अंग देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बादलों के बीच, ठीक, गुलाबी रंग का कोई फूल क्या हो, खिला हो। ठीक, तो ये चीज आप क्या कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसमें व्याख्या में लिख दीजिएगा। ठीक, और उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि खिला हो त्यों बिजली का फूल, तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों की उत्प्रेक्षा अलंकार और क्या है रूपक अलंकार दिया है। ठीक, तो ये आपके जितने भी प्रश्न हैं मैंने सभी का आपको उत्तर बता दिया। उसके बाद देखिए अगला आपका पद्यांश इसी में अथवा करके दिया है प्यारे बच्चों की आज की दुनिया विचित्र नवीन। देखिए आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति का सर्वत्र है विजयी पुरुष असीन। ठीक, है बधे नर के करों में वीर विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप है नहीं बाकी कहीं व्यवधान लांग सकता है नर सरित गिरी सिंधु एक समान। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए जब आप इस पद्यांश को पढ़ेंगे तो ये देखिए किस पाठ से लिया गया है, तो देखिए किस पाठ से लिया गया, ये जो आपका पाठ है वो क्या है, अभिनव मनुष्य, यानी कि ये जो पद्यांश है वह अभिनव मनुष्य से लिया गया है, और इसके जो कवि हैं कौन है प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पाठ के शीर्षक, तो पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा, अभिनव मनुष्य हो जाएगा, एवं कवि के नाम, तो कवि क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आप दिया है कि आज के मनुष्य ने किस किस पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक, तो आपको लिखना है कि आज के मनुष्य ने क्या किया है, विजय प्राप्त कर ली है। तो देखिए जब आप पद्यांश पर देखेंगे पर बच्चों तो यहां लिखा है कि किस पर विजय प्राप्त कर ली है, सरित, ठीक, नदियों पर, गिरी पहाड़ों पर, सिंधु न सिंधु यानी कि समुद्र पर, यानी कि मनुष्य ने नदियों पर, ठीक, पहाड़ों पर और समुद्र पर क्या कर लिया है, विजय प्राप्त कर ली है। ठीक, उसके बाद देखिए तीसरा है किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है, तो आपको लिखना है कि देखिए मनुष्य के हुक्म पर, मनुष्य के हुक्म पर पवन का जो ताप है वह क्या करता है, चढ़ता उतरता है। ठीक, अगला है चौथा आपका कि सिंधु गिरी और शैता को कौन लांग सकता है। ठीक, तो कौन लांग सकता है प्यारे बच्चों, तो जो आज का मनुष्य है वह सिंधु गिरी और शैता को क्या कर सकता है, लांग सकता है। ठीक, देखिए पांचवा आपसे पूछ रहा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष असीन। ठीक। तो देखिए आपको लिखना है कि जो मनुष्य है, देखिए जो क्या है, मनुष्य है, ठीक, वह प्रकृति पर राज कर रहा है। वह प्रकृति पर क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, राज कर रहा है। और मनुष्य ने पूरे पर्यावरण पर अपने अनुसार उसे क्या किया है, ढाल कर रख दिया है। यानी कि जो मनुष्य है, ठीक, यानी कि वो पूरी प्रकृति पर क्या कर रहा है, राज कर रहा है। ठीक। और मनुष्य ने पूरी पर्यावरण को अपने अनुसार ढाल कर क्या किया है, रख दिया है। ठीक। तो ये चीज़ क्या करना है आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला है कि 5वां नंबर, कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक। और अधिकतम देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि आपको 80 शब्दों में लिखना है। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है हरिशंकर परसाई, ठीक, और तीसरा है APJ अब्दुल कलाम। ठीक। तो प्यारे बच्चों आप इसमें देख लीजिएगा, इसमें APJ जो अब्दुल कलाम है वो आपकी बोर्ड एग्जाम में बराबर देता है, तो इसलिए आप APJ अब्दुल कलाम को अच्छे से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इनका साहित्यिक परिचय भी और इनकी रचनाएं भी। ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए देखिए ख नंबर है कि निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक। तो देखिए इसमें कवि का आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। तो पहला दिया है मैथिली शरण गुप्त जी, और दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, और तीसरा है महादेवी वर्मा जी का। ठीक। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद देखिए 6वां है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। ठीक। और अधिकतम जो समय सीमा 80 शब्द है, यानी कि आपको 80 शब्दों में क्या करना है, लिखना है। और इसके लिए प्यारे बच्चों आपको जो नंबर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 5 अंक। ठीक। उसके बाद देखिए अथवा में करके दिया है कि ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। या तो आपको बहादुर या पंचलाइट में किसी एक का लिखना है। अगर आपको ये नहीं आता है प्यारे बच्चों तो अथवा में आपको ध्रुव यात्रा कहानी का क्या करना है, सारांश लिखना है। ठीक। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न आ जाता है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है आपको। ठीक। तो प्यारे बच्चों ये जिले वाइज होता है। ठीक। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों आपके जिले में क्या चलता है। ठीक। तो आपको क्या करना है, उसका 80 शब्दों में क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो देख सकते हैं। ठीक। देखिए देखिए ठीक। तो आप अपने अनुसार यानी कि अपने जिले के अनुसार इसे तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए देखिए उसके बाद प्यारे बच्चों आता है आपका 8वां प्रश्न का में दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। ठीक। तो और आपको क्या करना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो प्यारे बच्चों जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक, तो ये कौन से पाठ से लिया गया है, ये आपके संस्कृत दिग्दर्शिका के, ठीक, देखिए यहाँ लिखा है, मतलब ये महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। ठीक। तो यहाँ मालवीयस लिखा है, तो आप इसी से जान सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, और आप इसको अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अथवा में दिया है कि ये आपका गद्यांश दिया है। ठीक। और पूछ रहा है कि ये भी किस पाठ से लिया गया है, तो किस पाठ से लिया गया है, ये आत्मज्ञ अथवा सर्वज्ञ पाठ से क्या किया गया है, लिया गया है। तो इस प्रकार आप इसका संदर्भ लिख करके प्यारे बच्चों और इसका क्या कर सकते हैं, अनुवाद। ठीक। उसके बाद देखिए ख नंबर इसी में आपका पद्य होता है। देखिए दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है और इसके साथ साथ आपको हिंदी में क्या करना है, इसका अनुवाद भी करना है। ठीक। तो प्यारे बच्चों देखिए सुभाषु मुख्या मधुरा दिव्या ना, तो ये जो आपका है प्यारे बच्चों वो किस पाठ से लिया गया है, ये आपका सुभाषतानी से लिया गया है। किससे लिया गया है, सुभाषतानी। ठीक। तो देख सकते हैं और इसको देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, और आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये पद्यांश जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी बराबर पूछा जाता है। ठीक। उसके बाद आता है आपका 9वां। ठीक। देखिए तो देखिए 9वां प्रश्न आपका दिया कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक
का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी कि आपको 4 दिए हैं तो इसमें से किसी एक का क्या करना है, अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो प्यारे बच्चों मैं चारों को बता देता हूँ। देखिए, अक्ल पर पर्दा पड़ना तो क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक। और दूसरा है कान भरना तो क्या हो जाएगा, कान भरना का ठीक चुगली करना। तीसरा है खून खौलना तो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक गुस्साना। ठीक। और चौथा दिया है दाल में काला होना, तो आप प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि कुछ संदेह होना। ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मुहावरा। ठीक। उसके बाद आप इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद देखिए 10वां जो प्रश्न है आपका होता है आप पठित गद्यांश से। ठीक। तो ये आपका अपठित गद्यांश है। ठीक। तो देखिए इसमें लिखा है कि धन लोभ ने मानव भाव को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया है। ठीक। कुलीनता और शराफत गुण और कमाल की कसौटी पैसा और केवल पैसा है। ठीक। तो देखिए आपसे पहला जो प्रश्न पूछ रहे प्यारे बच्चों दिया है कि समाज में पैसा का कितना महत्व है, समाज में पैसे का कितना महत्व है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां से लेकर के ठीक यहां तक क्या करना है, लिख देना है। ठीक। तो यानी कि कुलीनता से लेकर के देवता स्वरूप है, तो यहां तक क्या करना है, लिख देना है। तो ये आपके पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। उसके बाद देखिए दूसरा है कि क्या पैसे का आचरण पर कुप्रभाव भी पड़ता है। ठीक। तो आपको यहां से लिखना है कि देखिए साहित्य संगीत और कला सभी धन की दहली पर माथा टेकने वाले में से हैं। ठीक। तो यहां से आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां तक लिख देना है। ठीक। तो आपके दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न दिया है कि कुलीनता और शराफत का शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक। देखिए कुलीनता मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है उच्च कुल। ठीक। यानी कुलीनता मतलब उच्च कुल का, और शराफत मतलब होता है सज्जनता। ठीक। तो यही दोनों में क्या है, इसका अर्थ है। ठीक। यानी कुलीनता मतलब होता है उच्च कुल का, और शराफत मतलब क्या होता है, सज्जनता। ठीक। तो इसके आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए या आप पठित गद्यांश में प्यारे बच्चों ये दूसरा दिया है अथवा करके। ठीक। तो चाहे आप इसको भी कर सकते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा प्यारे बच्चों और आप इसको अपने से हल कीजिएगा। ठीक। उसके बाद देखिए 11 नंबर है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। ठीक। तो देखिए मनोज मनोग का क्या अर्थ है। ठीक। तो देखिए पहला दिया है पक्षी और सुंदर, दूसरा है कामदेव और सुंदर, और तीसरा है मन भावन और इंद्र, और चौथा है आकाश और कामदेव। ठीक। देखिए जो मनोज का अर्थ होता है क्या होता है, कामदेव, और जो मनु का अर्थ होता है वो क्या होता है, सुंदर। तो यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा आपका प्रश्न दिया है कि ख नंबर के निम्नलिखित, देखिए सॉरी भाई, देखिए यहाँ पे दूसरा जो आपको प्रश्न दिया है कि स्वर्ण। ठीक। यानी स्वर्ण, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए स्वर्ण का मतलब क्या होता है, सोना होता है, और जो स्वर्ण लिखा है ये क्या होता है, उच्च जाति होती है। ठीक। तो ये कि आपका ये द नंबर सही हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए ख नंबर आता है कि निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। ठीक। तो देखिए 2 ही शब्द यानी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखना है प्यारे बच्चों। तो मैं चारों को बता देता हूं। देखिए जो अर्क मतलब क्या होता है, सूर्य होता है और ज्योति। ठीक। और जो जड़ होता है वो क्या होता है, एक जड़ ही होता है। ठीक। और पेड़ की जड़ कह लें, या कह लें कि जड़ नींव भी होती है। ठीक। और तीसरा है चपला। ठीक। तो चपला में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिजली लिख सकते हैं, और चपला मतलब लक्ष्मी भी होता है। ठीक। और चौथा है मधु क्या होता है, देखिए जो मधु का अर्थ होता है वो क्या होता है, शराब भी होता है और शहद भी होता है। ठीक। उसके बाद देखिए आगे दिया है आपका कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखना है। यानी कि वाक्यांशों के लिए क्या करना है, शब्द सही चयन करके लिखना है। तो देखिए पहला दिया कि जिसका कोई रक्षक ना हो, तो जिसका कोई रक्षक ना हो प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, आपका अनाथ। ठीक। तो यानी कि नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही। उसके बाद देखिए दूसरा है कि जो नष्ट होने वाला है उसे क्या कहा जाता है, तो जो नष्ट होने वाला है उसे क्या कहा जाता है, नश्वर कहा जाता है। ठीक। उसके बाद देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध करके लिखना है आपको। ठीक। तो देखिए पहला दिया है वह नदी को गया, तो क्या हो जाएगा, वह नदी गया। ठीक। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि वह नदी ठीक पर गया। ठीक। और तीसरा है देखिए दूसरा है कि
राजा घोड़े में सवार हो गया। तो राजा घोड़े में सवार नहीं हो गया प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, राजा घोड़े पर सवार हो गया। ठीक, तो में की जगह क्या हो जाएगा, पर। तीसरा है उसे लाभ हानि की चिंता नहीं है। उसे हानि, ये प्यारे बच्चों हानि गलत लिखा है तो इसको आप सही लिख दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, और चौथा दिया राम की पिता भक्ति अनुकरणीय है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रीत भक्ति, प्रीत भक्ति अनुकरणीय है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए आता है आपका 12वां नंबर। तो इसमें पहला का दिया है कि करुण अथवा वियोग श्रृंगार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखना है आपको। ठीक, तो प्यारो चीज को देख लीजिएगा, नहीं तो मैंने वीडियो इसकी अपलोड की है, तो आप चैनल पर जाकर के वहाँ आप अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए खा में लिखा है कि उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ठीक, और तीसरा है ग नंबर दिया है कि दोहा छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखना है। ठीक, उसके बाद 13 नंबर आ जाता है कि देखिए 13 नंबर में आपको क्या करना होता है, पत्र लिखना होता है। ठीक, तो देखिए पहला दिया है कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक के अधिकारी को क्या करना है, पत्र लिखना है। ठीक, तो चाहे प्यारे बच्चों आप इसको लिखिए अथवा करके दिया है कि अपने गांव अथवा नगर के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित अधिकारी को क्या करना है, पत्र लिखना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों दोनों में आप एक कर लीजिएगा, और दोनों का वीडियो मैंने प्यारे बच्चों ठीक अपलोड किया, तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप इसे वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका सबसे अंतिम प्रश्न आता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में क्या कीजिए, निबंध लिखना है। ठीक, और इसके लिए प्यारे बच्चों आपको 9 अंक दिए जाते हैं। तो देखिए पहला है बाढ़ की समस्या, आपको लिखना है कारण और निवारण। ठीक, दूसरा दिया है पर्यावरण असंतुलन का मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक, और तीसरा है कि भारतीय कृषक जीवन की त्रैसदी। ठीक, और चौथा दिया है नई शिक्षा नीति से विकास की संभावनाएं, और पांचवा दिया है प्यारे बच्चों नारी शिक्षा की दिशा और दशा। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसमें से आपको एक ही पर लिखना है, तो देख लीजिए और इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।